अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम एक्सरसाइज कर रहे थे थर्ड चैप्टर की। तो आज हमने जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं है? ठीक है, ये हमें बताना है। बेसिकली हमारे पास अगर देखें नोबल गैसेज पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे हैं, तो ये हमारे पास जो 18वां ग्रुप है ना, सॉरी, ये वाला जो है ना, ये सारी क्या है, नोबल गैसेज हैं। ये हीलियम, ये नियॉन, ये आर्गॉन, ये क्रिप्टॉन, ये जीनॉन और ये रेडॉन। ये हमारे पास जो है ना, ये 6 7 जो है ना, ये कितनी है, 2 4 6, ये 6 गैसेज हैं। इनको हम नोबल गैसेज बोलते हैं। नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करती, शरीफ है। नोबल मीन्स आपको पता है, इंग्लिश में शरीफ बोलते हैं। शरीफ गैसेज हैं, ये दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो ये क्यों नहीं करती ये देखते हैं हम, यानी कि ये नॉट रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों नहीं है उसका रीजन देखते हैं हम। नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड देयर वैलेंस शेल। इनके जो वैलेंस शेल है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक हो गया। आगे देखते हैं, these gases are reluctant to share electrons from their filled outermost electrons। जब इनके जो वैलेंस शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये अपने वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन किसी और को देने से या लेने से जो है ना, वो क्या करती हैं, रजामंदी नहीं है, रिलेक्टेंट यानी कि रिलेक्ट करती हैं। सही हो गया। तो अब देखें यहाँ पे, ये हमारे पास ग्रुप 1 है। अगेन समझाने लगा हूँ, ये ग्रुप 1 है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना वैलेंस शेल या अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, सोडियम लिथियम को। ठीक हो गया। आगे अगर मैग्नीशियम को देखें, दूसरा ग्रुप है ये, इनके वैलेंस शेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये बोरान है, कार्बन है। बोरान को जो है ना मजीद आगे आपको आप कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को 4 चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए और फ्लोरीन को अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन आगे नियॉन जो है, नियॉन के पास पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, तो उससे वो कंप्लीटली स्टेबल है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे पास 2 रूल है, एक डुप्लेट रूल और एक ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये हीलियम जो है ना, ये डुप्लेट रूल को जो है ना फॉलो करता है। आगे नियॉन जो है ना, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल क्या है, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जब भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। समझ आ गई है। नीचे आर्गन पे आएंगे तो आर्गन पे जो है ना, बेसिकली ये भी हमारे पास ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि इनकी वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह आगे क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन के वैलेंस शेल में जो है ना 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक हो गया। इस तरह जो है ना ये चीज़ें हैं। तो चूंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल, सारी नोबल गैसेस के वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। जब वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो ना ही अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। जब एक बंदा ऑलरेडी स्टेबल हो, तो क्यों बंदा उसे जो है ना, मीन्स कि वो ना ही कोई मेहनत करता है मजीद। ठीक है, और मेहनत तो वही बंदा करता है ना जिसने खुद को स्टेबल करना होता है, कुछ हासिल करना होता है उसने। समझ आ गई। ये जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई सीजियम having atomic number 55 requires little energy to release its one electron present in the outermost shell। हमारे पास जो सीजियम है, ये सीजियम है, ये CS, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है। ये सीजियम यानी कि हम थोड़ी सी एनर्जी दे के इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्यों, ये क्वेश्चन है। बेसिकली देखें तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप में जो है ना, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, तो एटम का साइज क्या आता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, यानी कि इनर शेल जो है ना, वो मजीद जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान अट्रैक्शन कम कर देते हैं। ठीक हो गया। जो बाहर वाले वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, जो बिगर एटम है, उनके जो बाहर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होने का मतलब ये है कि वहां पे आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका आंसर देखते हैं। सीजियम बिलोंग टू ग्रुप 1 हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ ग्रुप। यानी कि सीजियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और बॉटम पे प्रेजेंट है। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर, यानी कि इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा जो ग्रुप है पहला, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, the ionization energy decreases due to which little energy is required to remove electron from CS। ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं, एटम का साइज बढ़ता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो कम होती जाती है।
क्यों कम होती जाती है? क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी आयनाइजेशन, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं हम, बाहर से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस शेल से निकल जाना है। इस वजह से जो है ना ये सीजियम क्या है, इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। यानी कि जो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं वो उनका एटॉमिक नंबर के साथ क्या लिंक है, ठीक है ना। यानी कि वो कैसे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर, जो कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की उन पे क्यों डिपेंड करती हैं, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या है, एज ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबको हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। जिसे हम जो है ना आप कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो किसकी बेस पे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे है। आगे, विच शोज द पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है ना एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हर एलिमेंट की, वो चेंज होती जाएगी ओब्वियसली। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज जो है ना वो भी चेंज होती जाएंगी। आगे, डेट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी कहते हैं कि प्रॉपर्टीज का चेंज होना, ठीक है, पीरियोडिसिटी बोलते हैं इसे। यानी कि कुछ वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। यानी कि जैसे आप एक एटॉमिक नंबर आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, जैसे आप दूसरे एटॉमिक नंबर पे जाएंगे हीलियम पे, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक हो गया। लिथियम पे आएंगे, लिथियम की कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, बेरिलियम की कुछ और होंगी, बोरान की कुछ और, कार्बन की कुछ और, नाइट्रोजन की कुछ और। इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में चेंज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबकी चेंज हो रही है तो मतलब ये कि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। यानी कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इतना ही जो है ना कैटायन इजीली फॉर्म होगा। इसका क्या रीज़न है? आपको पता है कि जब भी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम इजीली लूज कर लेते हैं, इजीली जो है ना वो निकाल लेते हैं थोड़ी सी एनर्जी दे के। तो एटम जब आयनाइज होता है तो वहाँ पे दो आयन बनते हैं, एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है जब एटम आयनाइज होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इतना ही जल्दी जो है ना कैटायन बन जाएगा। क्यों, क्या रीज़न है उसका? तो आंसर क्या है, एज वी नो दैट इनर इलेक्ट्रॉन्स सिग्निफिकेंटली शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, एक एटम के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देते हैं, ये बेसिकली सिग्निफिकेंटली शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको शील्ड कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, कैंसलिंग आउट सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। जो जिस फोर्स से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे या कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल कैन शील्ड पी इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल यानी कि जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो पी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं थोड़ा सा। क्यों शील्ड कर देते हैं? बिकॉज एस इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस। जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, उसके बाद पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। आगे, सो इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। तो यही वजह है कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी और न्यूक्लियस के दरमियान जो है ना फोर्स क्या होगी, कम होगी ऑब्वियसली। जब फोर्स कम होगी तो आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, इजी होगा। यानी कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इतना ईजी होगा कैटायन फॉर्मेशन, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी कि मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल ही है, मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे था। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो एटॉमिक मैस की बेस पे किया गया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मैस की बेस पे। अब एटॉमिक मैस जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों को जब हम जमा करते हैं तब हमारे पास एक एटम का मैस आता है। तो मेंडेलीव ने बेसिकली तमाम एलिमेंट्स को एटम की बेस पे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे।
जबकि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसकी बेस पे है, वो जस्ट एटॉमिक नंबर की बेस पे है, यानी कि प्रोटॉन की बेस पे है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है ना, जस्ट उनकी बेस पे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन की बेस पे नहीं है, जस्ट एटॉमिक नंबर की बेस पे है। और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव लॉ that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass। ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। ये जो सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं एलिमेंट्स की, किस वजह से चेंज होती हैं, यानी कि जस्ट उनके एटॉमिक मास की बेस पे चेंज होती है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये मेंडलीव का कॉन्सेप्ट था। आगे नेक्स्ट, on the other hand, the modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो क्यों चेंज होती हैं, एटॉमिक नंबर की वजह से चेंज होती हैं, यानी उनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो चेंज होते जाते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, तो जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों। ठीक हो गया। तो दूसरे ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ठीक नहीं है। ये जस्ट डेफिनेशंस थी कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये वो क्वेश्चन है जो आप पूरे चैप्टर में इतनी दफा जो है ना आप लोगों ने सुना है। ग्रुप्स का क्या मतलब है और पीरियड्स का क्या मतलब है। तो ग्रुप्स क्या है, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप है ये बॉटम है, वो क्या है टॉप और ये बॉटम। तो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो कितने टोटल ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड्स हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज, ये हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल, ये पहली हाइड्रोजन और हीलियम वाली पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ये 7 रोज जो है इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड्स। फोर्थ पीरियड के अंदर एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किया गया और कैसे अरेंज किया गया, ये दो चीजें बतानी है, क्यों और कैसे। सबसे पहले देखते हैं क्यों अरेंज किया गया। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन फोर्थ पीरियड बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक शेल। ये चौथा पीरियड है हमारे पास, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ये ब्रोमीन एंड देन क्रिप्टॉन। ये चौथा पीरियड जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, क्यों अरेंज किया गया है, बिकॉज ये सारे जो है ना इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक शेल है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है ना, जितने भी इनके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, वो सारे क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट बात आती है हाउ, कि इनको कैसे अरेंज किया गया। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है ना वो क्या किया गया, अरेंज किया गया। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई द साइज ऑफ एटम डजंट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड के अंदर जैसे हम आगे मूव करते हैं तो एटम का साइज सम टाइम जो है ना वो रेगुलरली जो है ना डिक्रीज नहीं होता। आपको पता है कि डिक्रीज होता है, लेकिन रेगुलरली जो है ना ये पूछ रहा है सम टाइम डिक्रीज नहीं होता। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है, द रीजन इज दैट इन पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम आउटर मोस्ट शेल। यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे क्या है, सेम आउटर मोस्ट शेल में। द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज विद इन द सेम पीरियड while moving from left to right which increases the effective nuclear charge। जैसे जैसे हम ग्रुप में पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, तो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन बाय जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही शेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना सम टाइम रेगुलरली वो जो है ना डिक्रीज नहीं होता, बल्कि सम टाइम जो है ना वो रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता। वैसे जो है ना हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो एटम का साइज है उसको कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, वो क्या है कि यानी सम टाइम जो है ना वो रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है ना पीरियड में बताएं। तो ये सिंपल ही है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। जैसे हम लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, बढ़ती है। द रीजन इज दैट द इलेक्ट्रॉनिक शेल रिमेन सेम। When atomic number increases, then the size of atom reduces and valence electrons are held strongly by the electrostatic force of attraction. रीज़न ये है कि जैसे हम ग्रुप में पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटम का साइज़ क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो हमारे पास जो है ना जो बाहर वाले शेल, बाहर वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस की वजह से स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की और बाहर वाले जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो जिसकी वजह से जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस वजह से जैसे 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 आगे बढ़ते जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन थे, और ये टोटली जितने भी 9 क्वेश्चन है ना ये एक्सरसाइज वाले, ये थोड़े से डिफरेंट लेवल के हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जो है ना इनको मस्ट रेडी कीजिएगा। तो अब एक चीज़ बता दूंगा आप लोगों को, जैसे जैसे आप लोग यानी कि सुनते जाते हैं, साथ साथ नोट्स भी बना लिया करें अपने। ठीक है, एक कॉपी बनाएं स्पेशली, उस कॉपी पे जो है ना ये सारी चीज़ें नोट करते जाया करें, साथ साथ में लिखा भी करें। जैसे जैसे आप लोग लिखेंगे, सुनेंगे, तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में बैठेंगी, तो इस तरह आप लोगों के अंदर खुद से जो है ना वो लिखने की एक सलाहियत पैदा होगी। तो इस तरह जो है ना आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसान से आसान होती चली जाएंगी। अगर आप लोग इसको लिखेंगे नहीं, जस्ट सुन लेंगे, तो दूसरे दिन जो है ना ये चीज़ें भूल जाएंगे। तो आप सुने, बार बार सुने, लेकिन इसको ज़रूर लिखें, अपने नोट्स बनाएं साथ साथ। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।